गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अपना नया सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान पढ़ाने जा रही हूँ। ये सबक नंबर 7 है। अब तक जो भी सबक मैंने आपको पढ़ाए हैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये सबक के मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतेशाम हुसैन। पहले मैं इनके बारे में आपको बताऊँगी, उसके बाद मैं सबक को समझाऊँगी। प्रोफेसर सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माइल ज़िला अजीमगढ़ यूपी में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, आपसे वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सैयद एहतेशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी। आज़मगढ़ यूपी में हुई थी। यहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद गए। ये भी ध्यान रखिएगा कि आला तालीम के लिए एहतेशाम हुसैन कहाँ गए? इलाहाबाद गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। एहतेशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। नक्काद कहते हैं क्रिटिसिज्म करने वाले को, जो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बताता है उसे हम क्या कहेंगे उर्दू में? नक्काद। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। तनकीदी, जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़, अदब और शऊर, अफ़कार और मसाइल और एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा। ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहाँ का सफ़रनामा लिखा है? अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने उर्दू की कहानी जो किताब लिखी है बच्चों के लिए लिखी है और उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ बहुत ही मुख्तसर तौर पर आसान और दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बयान की है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से लिखा गया है। हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उर्दू ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये उनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान एहतेशाम हुसैन की किस किताब से लिया गया है? तो किस किताब से लिया गया है? उर्दू की कहानी से लिया गया है। एहतेशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई थी और इंतकाल उनका 1972 में हुआ था। आपको ये चीज़ अच्छी तरह याद रखनी है। सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि एहतेशाम हुसैन की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो 1912 में हुई थी। एहतेशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? आज़मगढ़ यूपी में हुई थी। कौन से ज़िले में, कौन से कस्बे में हुई थी? माइल में उनकी जो है पैदाइश हुई थी। उन्होंने आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। एहतेशाम हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1972 में हुआ था। इस तरह उनके एहतेशाम हुसैन के ऊपर वन वर्ड के बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। मैं वन वर्ड के सवाल का एक अलग से वीडियो आप डालूँगी ताकि वो आपके आगे के फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, CBSE ने आपके 2 टर्म के एग्ज़ाम रखे हैं, उसमें फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वन वर्ड के ऊपर ही किया जाएगा। तो उसमें वो आपको वन वर्ड के सवाल काफ़ी अच्छे साबित होंगे। आप इम्तिहान की तैयारी में आपके लिए एक मील की हैसियत रखेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान। चलिए अब हम शुरू करते हैं ज़बानों का घर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियाँ रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान है जिनमें आबादी कम है, कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कहीं और कुछ पैदा नहीं होता है। बंजर ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती है। तो ये हिंदुस्तान की खूबी को बयान करते हुए सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक लंबा चौड़ा मुल्क है, लंबा चौड़ा देश है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी नदियाँ भी हैं और रेगिस्तान फैले हुए हैं। कहीं पे ज़मीन बहुत अच्छी है जहाँ बहुत अच्छी फसल होती है। सोना उगलना मतलब फसल बहुत अच्छी होती है। और कहीं ज़मीन क्या है? बंजर है जहाँ कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखो तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी। यहाँ पे कई तरह का लोग बसते हैं, जो काले भी हैं और खूबसूरत भी हैं, कोई बदसूरत भी हैं और कोई गोरे भी हैं।
लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी हैं, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी हैं। मतलब यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, जो काले मोटे गोरे हैं, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले हैं, कोई शहरों में रहने वाले हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की जबानें और बोलियां बोलते हैं। मतलब बहुत तरह के लोग हैं और बहुत तरह की जबानें और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए कितने बरस, 5000 बरस से भी ज्यादा हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं या बसे हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब जबानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह की जबानें बोलते हैं। ये तो हमारे इस मुल्क के अजीम होने की, बड़े होने की निशानी है। इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है कि अलग अलग होने पर भी सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे। क्या कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ 5000 बरस पहले कौन लोग बसते थे, मगर जो है 5000 बरस पहले लोग आकर बस चुके थे। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वेश्यों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। कैसे? वेश्यों मतलब जंगली जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। मतलब खाने पीने की उन्हें ज़रूरत पड़ती तो छोटी छोटी टोलियों में क्या था, इधर उधर मारे मारे फिरते थे। जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते या फिर दरख्तों के फल फूल पत्ते जड़ें खाकर पेट भरते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। इनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग हैं। इनमें से कोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। मतलब इन लोगों में 2 कबीले आबाद हुए। कौन कौन से? कोल और मुंडा, ये 2 कबीले आबाद हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो 5000 बरस पहले जो लोग आके बसे थे उनका कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनमें कौन से कबीले आबाद थे? कौन से? कोल और मुंडा मशहूर थे और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। मतलब दुनिया की सारी कौमें कोई ना कोई बोली बोलती हैं। क्यों? क्योंकि अपने आपस में बातचीत करने के लिए उन्हें कोई ना कोई ज़बान की या बोली की ज़रूरत पड़ती है। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। उनके 1000-1500 बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। द्राविड़ लोग जो है इनके बसने के बाद 1000-1500 बरस के बाद, कितने दिनों बाद? 1000-1500 बरस के बाद द्राविड़ लोग कहाँ से आए? पश्चिम दिशा से की तरफ से कहाँ पर आए? हिंदुस्तान में आए। और वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है और यहाँ के बसगर, इन लोगों को क्या कहा जाता है? द्राविड़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन लोगों को क्या कहा जाता है? द्राविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। क्या कहाँ बस गए ये लोग? आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर वगैरह में यही लोग बस गए हैं। कौन से? द्राविड़ लोग। और ये कौन सी ज़बानें बोलते हैं? तमिल और तेलुगु। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 1000-1500 बरस पहले आए द्राविड़ लोग। कौन सी दिशा से आए? पश्चिम से आए। और कहाँ पर आकर बस गए ये? मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में आकर बस गए और द्राविड़ जो है तमिल और तेलुगु ज़बानें बोले। तुमने तमिल और तेलुगु ज़बानों के नाम सुने होंगे। ये इन्हीं लोगों की ज़बानें। कौन सी? तमिल और तेलुगु ज़बान बोलने लगे। ये तो था हिंदुस्तान का हाल।
बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख में आर्य कहा जाता है। मतलब अभी तक तो हमने क्या करा, हिंदुस्तान का हाल पढ़ा, उसके बाद बाहर के मुल्क ईरान हुआ, चीन है, तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम तरक्की पा रही थी जिसे तारीख मतलब हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इतिहास में आर्य कहा जाता है तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे। आर्य लोगों की खूबी क्या थी, ये लोग क्या थे, बहुत बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3,500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए। ये लोग कब आए, द्राविड़ लोग तो 1,000-1,500 बरस पहले आए, ये 3,500 बरस पहले ये लोग क्या हुआ, हिंदुस्तान में आए। उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम कर लिया। कौन सी भारत में, उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। इन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत भी लिखे हैं। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई ज़बान कहते हैं। कौन सी ज़बान कहते हैं, आर्याई ज़बान। ये ध्यान रखिएगा कि आर्य लोग जो है जब यहाँ आए 3,500 बरस पहले जब ये हिंदुस्तान में आए तो यहाँ एक उत्तरी भारत में इन्होंने अपना राज कायम किया और ये जो ज़बान अपने साथ लेकर आई है, ये जो ज़बान बोलते थे वो क्या कहलाती थी, आर्याई ज़बान कहलाती थी। इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी आर्यों की, ये बहादुर भी थे, इनकी शक्ल अच्छी थी, घोड़े से काम लेना जानते थे और खेती भी करना जानते थे। इन्होंने यहाँ आकर जो है बहुत सी नज़में, भजन, गीत वगैरह भी लिखे हैं। संस्कृत इसी की एक शाख है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत जो ज़बान है वो किसकी शाख है, आर्याई ज़बान की एक शाख है। यूनानी, जर्मनी, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ इसके बयान करने का मौका नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़बानों की कहानी बहुत लंबी है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत इन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी। किसकी ज़बान थी, संस्कृत इन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी, जो वो वाले आर्य जो हिंदुस्तान में आकर बस गए थे। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। क्या हो गया कि संस्कृत इतनी मुश्किल ज़बान थी कि सभी लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ के पुराने बसने वाले तो अपनी जो पुरानी बोली बोलते थे या फिर कोई मिली जुली ज़बान आपस में बोलकर अपने ख़यालात का इजहार एक दूसरे के साथ किया करते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंची ज़ात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। धीरे धीरे क्या हो गया कि संस्कृत ऊंची ज़ात के हिंदू या पंडितों की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं, और जो आम लोगों ने अपनी बोली को या अपने ख़यालात के इजहार के लिए जो ज़बान चुनी और जिसमें अपने ख़यालात के इजहार करते थे उन्हें क्या कहते थे, प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। प्राकृत क्या है कि एक ज़बान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। मतलब हर इलाके की अपनी एक प्राकृत ज़बान बनी हुई थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी और किसी में कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए, बुद्ध मत मतलब बौद्ध धर्म के लोगों को कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए उस टाइम बौद्ध धर्म उस वक्त फैला हुआ था। जो भी साधु संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे। मतलब जो भी साधु संत हैं उन्होंने उन लोगों की ज़बान में ही गीत भजन लिखना शुरू किए जो प्राकृत या जो ज़बान उस वक्त के लोग समझते थे, और धर्म कर्म की बातें उसी ज़बान में करी ताकि वो अपने धर्म की बातें उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए अगर उनकी ज़बान में होगी तो। इसी वक्त दूसरी प्राकृतों या ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें इसी से काम है। मतलब जो उत्तरी भारत में जो आर्य आए थे और उस ज़माने की कहानी चल रही है, उसमें उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें तो सिर्फ उससे काम है। इस प्राकृत को शूरसेनी कहते थे। क्या कहा जाता था? शूरसेनी कहा जाता था। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, जहाँ आर्य आके बसे थे, उसे शूरसेनी कहते हैं। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू कहते हैं। मतलब हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू ज़बानें कहाँ से निकली हैं? शूरसेनी ज़बान से निकली है। ध्यान रखिएगा, शूरसेनी ज़बान से हिंदी और उर्दू पैदा हुई है। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये सब क्या हैं? नई आर्याई ज़बानें हैं। कौन कौन सी? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी। ये भी तारीख़ का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की भी तरक्की हुई। मतलब जब भी मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उस वक्त इन ज़बानों की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 के बाद जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगीं, उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। क्या? कि 1000 के बाद, 1000 ईस्वी के बाद जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई है, यहीं पैदा हुई है। कहाँ है? उर्दू कहाँ पैदा हुई? हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं के लोगों ने इसे तरक्की दी और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। इसकी बनावट, इसका रंग रूप, सब कुछ क्या है? हिंदुस्तानी है। सब कुछ हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगेगी तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, बल्कि हिंदुस्तानी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई है, इसलिए हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये सबक मैंने आपको पढ़ के अच्छी तरह की लाइन समझा दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इस सबक का खुलासा आपको लिखवाऊंगी और इसके सवाल जवाब आपको करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि इम्तिहान में आपके सबक का खुलासा भी आएगा और मैं आपको इसका खुलासा पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी। इसको आप अपने अपने कॉपियों में नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको इस सबक के मुश्किल अल्फाज लिखवाऊंगी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। देश के मायने होते हैं मुल्क। कबीला कहते हैं ग्रुप को। प्राकृत अवामी बोली, आम बोलचाल की ज़बान। फ़रोग, तरक्की। खाना बदोश, एक जगह टिककर ना रहने वाली कौम। घुमक्कड़ कौम को हम क्या कहेंगे? खाना बदोश। ये मुश्किल अल्फाज को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको सवाल जवाब करवाने जा रही हूँ। पहला सवाल है, हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है? ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही मैंने आपको समझाया था हिंदुस्तान की क्या क्या खूबियाँ हैं पढ़ाते वक्त। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, नस्ल और कौम के लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं, अलग अलग तरह से खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई हालात में पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, वादियाँ, साहिली इलाके, ज़रखेज़ मैदानी इलाके हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अलग अलग मज़हब के लोग होने के बावजूद एकता और इत्तेहाद के साथ रहते हैं। क्या है? कि अलग अलग होने के बावजूद मज़हब के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग होने के बावजूद क्या है? सब इत्तेहाद, मतलब मिलजुल के जो है अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के क्या नाम हैं? ये सबक में ही बताया आपको। कबायली नस्लों के नाम, 2 ही नस्लें थीं। यहाँ के बहुत से कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। इनमें कोल और मुंडा कबीले आबाद हैं। मतलब इनकी कबायली नस्लों के नाम क्या हैं? कोल और मुंडा। नेक्स्ट सवाल है, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते थे? कौन सी ज़बानें बोलते थे? द्राविड़, तमिल और तेलुगु। द्राविड़ लोग तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी ज़बानें बोला करते थे। संस्कृत की ज़बान की शाख है। संस्कृत की ज़बान की शाख है आर्याई ज़बान की शाख है। संस्कृत की ज़बान की शाख है
आर्याई ज़बान की शाख है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? क्या है नेक्स्ट सवाल, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? जवाब, उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शूरसेनी कहते थे। क्या कहा जाता था? शूरसेनी। ये ध्यान रखिएगा, क्या अगर आप खाली शूरसेनी लिख देंगे तो भी आपका जवाब सही होगा कि उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? शूरसेनी। हिंद आर्यई ज़बानें कौन कौन सी हैं? हिंद आर्यई ज़बानें मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। हिंद आर्यई ज़बानें बहुत सारी हैं। हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया वगैरह सारी क्या है? ये सारी ज़बानें क्या हैं? हिंद आर्याई ज़बानें हैं। लास्ट क्वेश्चन है आखिरी, उर्दू कहाँ पैदा हुई? उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? जवाब, उर्दू शिमाली हिंदुस्तान में पैदा हुई और शूरसेनी ज़बान से निकली। कहाँ पैदा हुई? शिमाली हिंदुस्तान में, मतलब उत्तरी भारत में पैदा हुई और शूरसेनी ज़बान से निकली है। तो ये इस सबक के सवाल जवाब पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको सबक का खुलासा लिखवाऊंगी। सभी सवाल जवाब को आप अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि आपके इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह हो सके।